नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सब कुछ बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास है। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के सामने लेके आया हूँ एक स्पेशल सेशन, जिसके अंदर हेल्थ केयर से संबंधित जो हमारी राइट्स हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, इस सेशन के पीछे मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, वो ये है कि ये जो हेल्थ केयर का सेक्टर है ना, जिसको हम सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं, जिसको मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हम लोगों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए क्योंकि सब कुछ हेल्थ पे ही तो निर्भर करता है। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ नहीं तो क्या ही है ना? बाकी तो सब बेकार की बातें हैं। तो आज यही आप लोगों को थोड़ा-सा एक मेरे को इंडिकेशन देना है कि हेल्थ से संबंधित हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारा जो इंडिया का कानून है, वो क्या-क्या प्रोविजंस बनाता है और उसको किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपने खुद के बेनिफिट के लिए और हमारे साथ में जो रहने वाले लोग हैं हमारे समाज के अंदर, उनके भले के लिए, ठीक है? तो छोटा-सा सेशन है, मैं ज़्यादा लंबा खींचूँगा नहीं, बस पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को समझाता हुआ चलूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से, केस लॉज़ के पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के पर्सपेक्टिव से और जो स्टैट्यूट्स काम कर रहे हैं, उनके। तो मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिवनेस भी होगी इस लेक्चर के अंदर और ब्रीफ भी रहेगा। तो आपको मज़ा भी आएगा और नॉलेज भी मिलेगी। तो आ जाओ फटाफट से। देखो, जब भी हम हेल्थ केयर से संबंधित डिस्कशन को शुरू करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे बेसिक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जिसको हमें रेफर करना है, वो क्या है? हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, तो हमारी सबसे पहली नज़र किस पे जाएगी? फंडामेंटल राइट्स पर। हमारे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के ऊपर और मौलिक अधिकारों में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ तक बात हेल्थ की है, वो है आर्टिकल 21 आप सभी को पता है। आर्टिकल 21 क्या अधिकार देता है सभी भारतीय नागरिकों को कि उनके पास राइट टू लाइफ है और ये राइट टू लाइफ को कई बार हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है और आज के समय पे हम इसको ऐसे समझते हैं राइट टू डिग्निफाइड लाइफ मतलब एक गरिमापूर्ण जीवन। जीवन जीने का मतलब केवल ये नहीं है कि साँस आ रही है। जीवन जीने का ये मतलब है कि मैं एक ऐसी परिस्थिति में हूँ जहाँ पे मेरी गरिमा बनी हुई है, एक गरिमापूर्ण जीवन और गरिमा के लिए गरिमा को बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है दोस्तों? आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ। इसलिए ये कहना गलत नहीं है कि इसी आर्टिकल के अंदर हम भारतीय नागरिकों की हेल्थ और मेडिकल केयर भी इंक्लूडेड है। और ये केवल मैं नहीं कह रहा, अपने दिमाग से नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक बहुत ही भारी जजमेंट है, आप लोग पढ़िएगा पी राथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 की जजमेंट है। इसमें स्पेसिफिकली हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के पर्सपेक्टिव में राइट टू हेल्थ को इंटरप्रेट किया था और ये बोला था कि हर एक व्यक्ति का ये अधिकार है और सरकार की ज़िम्मेदारी है कि उसको एक डिसेंट लेवल ऑफ हेल्थ केयर मिले, उसका ये एक फंडामेंटल राइट है, उसका ये मौलिक अधिकार है। तो जब भी हम दोस्तों हेल्थ केयर की बात करते हैं, तो शुरुआत आर्टिकल 21 से होती है। बाकी की जो बातें हैं ना, वो इसी पर्सपेक्टिव में पढ़ी जाती हैं आर्टिकल 21 के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत बेहतरीन कदम हमारी सरकार की तरफ से आया था, जिसको हम बोलते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ये आई 2017 के अंदर। इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था कि ये जो हेल्थ कवरेज है, ये जो हेल्थ केयर है, इसको हम यूनिवर्सलाइज़ करें। यूनिवर्सलाइज़ करने का मतलब क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मतलब अगर एक लाइन में बताऊँ तो वो ये है कि हर एक व्यक्ति के पास, फिर वो चाहे किसी भी इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को बिलॉन्ग करता हो, उसका कोई भी सोशल बैकग्राउंड हो, दूर-दराज गाँव के किसी आखिरी कोने तक, हर एक के पास एक बेसिक मिनिमम हेल्थ केयर सर्विसेज़ अवेलेबल हो। ये ऑब्जेक्टिव था दोस्तों हमारी इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी। और इसने अपनी तरफ से बहुत कदम उठाए, खासकर उन अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को पर्सपेक्टिव में रखते हुए कि जो बेचारे कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन तक हेल्थ केयर सर्विसेज़ को प्रोवाइड किया जाए। और देखो हेल्थ केयर सर्विसेज़ की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो उनको 2 कैटेगरीज़ में बाँटते हैं। एक होता है जनरल हेल्थ केयर और एक होता है इमरजेंसी बेस्ड हेल्थ केयर। दोनों में क्या फ़र्क है मैं आपको समझाता हूँ। देखो जनरल हेल्थ केयर तो ये है कि अगर कोई मेरे को प्रॉब्लम है फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी डिसीज़ के अगर प्रोन हो जाऊँ, मैं प्री डायबिटिक हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे को कंटीन्यूअस हेल्थ केयर मिल पा रही है जब भी मुझे ज़रूरत पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, नॉर्मल है बट वो हेल्थ केयर मेरे को ठीक कर और दूसरी होती है इमरजेंसी बेस्ड हेल्थ केयर जैसे वैसे मैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट फाइन था,
बट अचानक से मेरे को कोई चोट लग गई, अचानक से मेरे को हार्ट अटैक आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसी सिचुएशन में वो मेडिकल केयर का अवेलेबल होना, जिससे अर्जेंट बेसिस पे मेरा वो पेन जो है उसको कम किया जा सके, खत्म किया जा सके, मेरी जान को बचाया जा सके, वो बहुत जरूरी है। तो हमारी जो सरकार है उसने इमरजेंसी हेल्थ केयर एक्सेस के संबंध में भी बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने की कोशिश करी है इस नेशनल पॉलिसी के अंदर। और ऐसा क्यों हो पाया? ऐसा इसमें इसलिए हो पाया कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट, उसने एक जजमेंट के अंदर जिसका नाम है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस राम लुभाया, स्पेसिफिकली इस बात को दोहराया था कि जब भी हम हेल्थ केयर के राइट का बात करते हैं, जैसे पी राथिनम में हेल्थ केयर के राइट की बात की थी, वो 1994 में आया था जजमेंट। उसी के 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दिया कि जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो उसका एक बहुत स्पेसिफिक कंपोनेंट है और वो है इमरजेंसी हेल्थ केयर। और अगर कभी भी कोई भी केस हमारे सामने आता है कि किसी इंडिविजुअल पर्सन को इमरजेंसी हेल्थ केयर नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई या फिर अदरवाइज उसको कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तो वो एक ऐसा केस है जहां पे आर्टिकल 21 का सीधा-सीधा वायलेशन हुआ है और उसको जिम्मेदार कौन? इसकी जिम्मेदार सरकार है। तो उसको वो भार ढोना पड़ेगा। और ऐसे काफ़ी केसेज़ हैं, ऐसे काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स हैं दोस्तों, जहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ ने कंपेंसेशन भी अवॉर्ड किया है ऐसी पार्टीज़ को, जिनको इमरजेंसी हेल्थ केयर समय से रहते हुए नहीं मिल पाई। जिसमें ये वाला जो पर्टिकुलर केस है राम लोबाया वाला, बहुत एक प्रोमिनेंट एग्ज़ाम्पल बना। और इस केस के बाद इमरजेंसी सर्विसेज़ को बिल्कुल ही एक फॉर्मल रिकॉग्निशन मिला। इसके अलावा कुछ और कानून हैं, ये तो पॉलिसी है, सरकार की पॉलिसी। इसके अलावा कुछ कानून हैं जिनको और बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है, जो उतने बेहतर तरीके से नहीं किया जा रहा है। जैसे एक बहुत प्रोमिनेंट एग्ज़ाम्पल है एपिडेमिक डिसीज़ेज़ एक्ट। याद होगा आपको कोविड-19 का समय। उस समय पे शायद आपने कहीं इस कानून को पढ़ा हो, किसी न्यूज़ चैनल पे लिखा हुआ देखा हो या किसी न्यूज़पेपर में रेफ़रेंस पढ़ा हो। बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है और ये ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए बनाया गया है जैसे कोविड वाली सिचुएशन। इसके अंदर गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पावर दी गई है कि वो किसी भी डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, फैलने से रोकने के लिए कड़े कदम उठा सकती है। जैसे कि क्वारंटीन, याद है ये नाम क्वारंटीन? सरकार कैसे आदेश पे आदेश जारी कर रही थी कोविड-19 के समय पे कि कोई कहीं नहीं जाएगा, इसको यहाँ पे क्वारंटीन करना है, वहाँ पे क्वारंटीन करना है। वो सब बेटा इस कानून के अंदर ही हो पा रहा था। दैट बिकेम पॉसिबल ओनली बिकॉज़ ऑफ दिस लॉ। और ये बहुत एसेंशियल लॉ है। इसके बारे में दोस्तों एक केस भी हुआ। आपको याद है कि वो बेचारे माइग्रेंट लेबरर्स जो थे, वो अपने गाँवों को जब जा रहे थे तो उनका कितना बुरा हाल हुआ, कितने लोगों की मृत्यु हो गई। तो उसके बारे में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था, मतलब खुद से एक कार्रवाई को शुरू किया था। और उसमें कोर्ट ने रियलाइज़ करवाया कि ये जो कानून है, इसका सही से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और अगर इस कानून का सही से इस्तेमाल किया जाता सरकार के द्वारा, तो वो जो परेशानियाँ आई ना उन माइग्रेंट लेबरर्स को, वो आती ही नहीं। बहुत बड़ा लैप्स रहा अथॉरिटीज़ के बिहाफ़ पे, सरकार के बिहाफ़ पे कि वो सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पाए। दैट वाज़ अ बिग फेलियर। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्लियरली रियलाइज़ किया। देखो, एक चीज़ हमेशा समझ, पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करना, उसको प्रोटेक्ट करना, ज़िम्मेदारी सरकार की, स्टेट की है। और यहाँ पे स्टेट से मतलब केवल राज्य नहीं है, केवल राज्य सरकार नहीं है, स्टेट का मतलब हमारी पूरी जो व्यवस्था है, जो पूरा पॉलिटिकल सेटअप है, उसकी है। और ये जो ड्यूटी है ना उनकी, ये एक संवैधानिक ड्यूटी है, जैसे मैंने बताया आर्टिकल 21 से रिलेटेड। और केवल बेटा आर्टिकल 21 की बात नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी देखोगे ना, डीपीएसपी देखोगे, वहाँ पे भी काफ़ी ऐसे प्रोविजंस हैं जो स्पेसिफिकली हेल्थ केयर की बात करते हैं, अलग-अलग कैटेगरी के लोगों की। जैसे जितने मुझे अभी याद आ पा रहे हैं, आप देखो सेक्शन 38, आप देखो सेक्शन 39 का पॉइंट ई, ये कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, प्रोमिनेंट एग्ज़ाम्पल्स हैं, जहाँ पे हेल्थ केयर का स्पेसिफिक रेफरेंस दिया गया है। तो केवल आर्टिकल 21 से ज़िम्मेदारी नहीं आती है सरकार की, इन डीपीएसपी से भी आती है क्योंकि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो ये जो डीपीएसपीज़ हैं, उनको रियलिटी में उतारें। और देखो, खासकर टारगेट कौन होना चाहिए? इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप।
देखो आप सभी को पता है सोसाइटी की रियलिटी क्या है। मरता हमेशा गरीब, मरता हमेशा कमजोर ही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि हमारे सोसाइटी दो हिस्सों में डिवाइड है। एक वो हिस्सा जो अपने आप में सक्षम है कि वो अपनी हेल्थ केयर नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, उसके पास वो मीन्स है कि वो एक डिसेंट लेवल ऑफ हेल्थ केयर एंश्योर कर सके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जिस कैटेगरी में हम में से ज्यादातर लोग आते हैं। पर एक बहुत बड़ा तबका, जिसको इकोनॉमिकली सोशली डिसएडवांटेज बोल लो आप, वो ऐसा है कि अपने लिए वो उन सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो उसको निर्भर रहना पड़ता है किस पे? सरकार की पॉलिसीज पर। और जब सरकार की पॉलिसीज में लैप्स होता है या जब सरकार अपनी ड्यूटी में फेल होती है, तो सबसे बुरा प्रभाव इन्हीं के ऊपर। और इस बात को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, जिस केस का नाम है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली रियलाइज किया था वर्कर्स के कॉन्टेक्स्ट में, और बोला क्योंकि हेल्थ केयर इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 का ये पार्ट है, इसलिए इट इज वेरी एसेंशियल कि गवर्नमेंट ऐसी टारगेटेड पॉलिसीज बनाए जिसमें ये जो कैटेगरी के लोग हैं जैसे कि लेबरर्स हो गए, जैसे कि लो पेड वर्कर्स हो गए, इनका पूरा ध्यान रखा जाए और एक डिसेंट लेवल ऑफ हेल्थ केयर उनको एंश्योर की जाए। ये बहुत जरूरी, इट्स बिकम्स वेरी वेरी एसेंशियल। ठीक है, तो बंधुआ मुक्ति मोर्चा का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एक और कानून है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 का कानून है दोस्तों। ये कानून इसलिए महत्वपूर्ण है, आज के समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि ये कंट्रोल करता है ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब है यहाँ पे दवाइयां, ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग को, उनके सेल को, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को। क्योंकि आज थ्रेट केवल ये नहीं है कि हेल्थ केयर सर्विसेज मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं। इनफैक्ट इस हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर नकली दवाइयों का बहुत ज्यादा चलन हो गया है, और वो एक बहुत सीरियस थ्रेट रेस करता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति नकली दवाई को कंज्यूम करता है तो उस दवाई से जो नुकसान होगा वो तो है ही, पर अगर उसने जो असली दवाई ली होती, उसे जो बेनिफिट होता उसे वो भी नहीं मिल पा रहा है, तो वो डबल नुकसान में है, और कुछ केसेस में वो लाइफ थ्रेटनिंग तक हो सकता है। इसलिए ये कानून का बहुत ज्यादा महत्व है, और इस कानून के अंदर ऐसे बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस बनाए गए हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि जो हमारी मेडिसिन है उनकी क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बना रहे। जैसे स्पेसिफिकली सेक्शन 16 को देखोगे ना इस कानून के, वहां पे हमारी जो सरकार है उसको लिटरली एब्सोल्यूट पावर्स दी गई हैं कि वो हर वो चीज कर सकता है जिसका पर्पस किसी भी दवाई की क्वालिटी को और उसके सेफ्टी को इंश्योर करना। लिटरली एब्सोल्यूट पावर्स है। अब सरकार उसमें कितना सक्सेसफुल हो पाती है या नहीं हो पाती है, दैट इज समथिंग जो बहुत प्रैक्टिकल है। पर नो डाउट कोशिशें तो हमेशा चलती रहती हैं, पर कोशिशें जितनी बेहतर स्तर पर हो उतना बढ़िया है। एक पॉइंट है दोस्तों, जो अगला पॉइंट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, जो मेडिकल सर्विसेज हैं तो वो सर्विसेज ही, जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो हमको सर्विस मिल रही है, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने हमको सर्विस मिल रही है, वैसे ही जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमको सर्विस ही मिल रही होती है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज आया दोस्तों कानून के अंदर, और वो आया इस केस से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस बीपी शांता। इस केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली मेडिकल सर्विसेज को रिकॉग्नाइज किया और बोला कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में मानी जाएंगी। मतलब हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जो डील करता है ऐसी सर्कमस्टांसेस से जहां पर किसी प्रोडक्ट से संबंधित, किसी सर्विसेज से संबंधित अगर किसी कंज्यूमर को शिकायत हो तो वो उसके बारे में कंप्लेंट रेज कर सकता है। तो इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर मेडिकल सर्विसेज में कोई कमी पाई जाती है
तो वो जो पर्टिकुलर पर्सन है, जो कंज्यूमर है, जिसने उन सर्विसेज को अवेल किया है, वो उसके बारे में शिकायत कर सकेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। मतलब एक एडिशनल रिड्रेस क्रिएट हो गया उन लोगों के लिए जो मेडिकल सर्विसेज को अवेल करते हैं, और एक नई जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई जिसको हम बोलते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस। मतलब आज के समय पे स्थिति ये है कि अगर आपने कोई सर्विसेज ली किसी हॉस्पिटल से और आप उन सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हो, और आप ये एस्टेब्लिश कर सकते हो एविडेंसेस के आधार पर कि आपके केस में नेग्लिजेंस की गई है डॉक्टर के द्वारा, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप उसके बारे में शिकायत भी फाइल करो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको उसके लिए कंपेंसेशन भी मिले। ऐसा कैसे हो पाया? ऐसा इस जजमेंट की वजह से हो पाया क्योंकि हेल्थ केयर सर्विसेज को हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सब्जेक्ट मैटर बनाया। ये इतना आसान नहीं था दोस्तों। बहुत ऑब्जेक्शंस रेज़ हुए थे, जिसमें एक प्रोमिनेंट ऑब्जेक्शन था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डालने का मतलब ये हो जाएगा कि कल को जो डॉक्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वो घबराएँगे, डरेंगे किसी को सर्विसेज़ देने से। तो जो ज़्यादा क्रिटिकल केसेस होंगे, जिनमें ऊँच-नीच का मामला ज़्यादा होगा, तो वो ऐसे केसेस को लेंगे ही नहीं। ऐसे ऑब्जेक्शंस तक उठाए गए थे, जिनको बहुत प्रैक्टिकल बताया जा रहा था। पर इन सारे ऑब्जेक्शंस को सेट असाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? इसके बाद देखो एक और कॉन्टेक्स्ट है हमारे हेल्थ का, वो है एनवायरनमेंट। पर्यावरण, भाई अगर पर्यावरण ही ठीक नहीं है, तो आप हेल्दी कैसे रह सकते हो? और भारत देश में जो परिस्थिति हो रखी है या हो रही है, ईयर बाय ईयर, वो ऑब्वियसली उसके बारे में कुछ करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पर जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो एक नाम को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे एमसी मेहता साहब। एमसी मेहता साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पूरी एनवायरनमेंट जूरिस्प्रूडेंस ही इनके कंधों पर है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जितने कानून में बदलाव लेके आए, जितने कानून को सशक्त बनाया, उतना तो मुझे नहीं लगता कि किसी शायद पॉलिटिशियन ने भी बनाया होगा, टू बी वेरी फ्रैंक। तो एक जजमेंट है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987। इसमें स्पेसिफिकली, वैसे तो कई सारी ऐसी जजमेंट्स हैं एमसी मेहता के नाम से, पर इस केस में स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे ध्यान दिया गया और पब्लिक हेल्थ को कॉन्टेक्स्ट माना गया कि एनवायरनमेंट की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पब्लिक हेल्थ को एंश्योर करना है, तो जितने भी कानून है ना, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, हमारा एयर एक्ट है, हमारा वाटर एक्ट है, ये जो सारे कानून बनाए हैं सरकार ने अपनी इसी ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए बनाए हैं कि जो पब्लिक हेल्थ है वो सुरक्षित रहे। क्योंकि अगर पब्लिक हेल्थ खतरे में आएगी ना, तो फिर दिक्कत परेशानी ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा है। इस हेल्थ केयर के डिस्कशन में एक कॉन्टेक्स्ट बहुत स्पेसिफिक है। जैसे वैसे तो सभी लोगों को एक अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज की ज़रूरत है, पर कुछ ग्रुप्स हैं, जिन पे थोड़ा-सा स्पेशल अटेंशन दिया जाता है और अटेंशन देने की ज़रूरत है। जैसे वुमेन हो गई, चिल्ड्रन हो गए, इसके अलावा ओल्ड एज लोग हो गए। ये कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको मेडिकल अटेंशन ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो इनको मानते हैं हम लोग मेडिकली वल्नरेबल ग्रुप। इनके प्रति जो ऑब्लिगेशंस हैं सरकार की, वो थोड़ी-सी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। और अगर आप नेशनल हेल्थ पॉलिसी पढ़ोगे, उसके प्रावधान पढ़ोगे, तो आपको ये बात रियलाइज़ होगी कि सरकार भी इस बात को समझती है। खासकर महिलाओं के लिए, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, उनकी मैटरनल हेल्थ को सुनिश्चित करने के लिए इस पॉलिसी के अंदर बहुत सारे स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाए गए हैं, जो एक अच्छी बात है। देखो, किसी भी ग्रुप की स्पेशल नीड्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब आते हैं आखिरी पॉइंट पे, व्हिच इज़ रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट हेल्थ। देखो, सरकार को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करानी है डिसएडवांटेजेस ग्रुप को, वो तो चलो एक डिस्कशन है। पर एक और एस्पेक्ट है इस डिस्कशन का कि वो लोग जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं, जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, उनको भी क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस मिले, ये भी तो सुनिश्चित करना सरकार की ज़िम्मेदारी है। ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाना, उसकी क्वालिटी को सुनिश्चित करना, इस स्टैंडर्ड का लेके आना कि लोगों का भरोसा बने सिस्टम पर, ये बहुत ज़रूरी है।
जैसे केस हुआ कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस, आप जरूर पढ़िएगा, बहुत बढ़िया केस है। इसमें कोर्ट ने अफोर्डेबिलिटी को, मेडिकल सर्विसेज की अफोर्डेबिलिटी को और क्वालिटी को, दोनों को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, जिसमें कोर्ट ने बोला कि सरकार की जिम्मेदारी केवल पब्लिक हेल्थ इंश्योर करना नहीं है। पब्लिक हेल्थ मतलब ऐसे इंश्योर करना नहीं है कि आप उनको अपने लेवल पे सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो सरकारी अस्पताल बना के। आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट सर्विसेज हैं, उनको भी रेगुलेट करो। दैट बिकम्स वेरी एसेंशियल। ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया इस पर्टिकुलर सेशन में कि देखो हेल्थ केयर से संबंधित कितने सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बनते हैं। कहाँ शुरुआत होती है कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल 21 से, वहां से लेते लेते सरकार के द्वारा बनाई गई पॉलिसी, अन्य कानून जो हमारे इस पूरे सेक्टर में काम कर रहे हैं, फील्ड्स में काम कर रहे हैं, हमारे डीपीएसपी, और कैसे हम लोग पब्लिक और प्राइवेट डिवाइड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे डिस्कशन से देखो निष्कर्ष एक ही निकल के आता है, और वो निष्कर्ष ये है कि देखो सरकार के हित में भी यही है कि पब्लिक हेल्थ सुरक्षित रहे, प्रोटेक्टेड रहे, और हम जो भारतीय नागरिक हैं उनके भी हित में यही। इसलिए सबका हित एक ही बात में है कि जो स्टैंडर्ड है पब्लिक हेल्थ का हमारे देश में, वो बेहतर हो। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि स्टैंडर्ड खराब है, बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है, दैट इज इशू। मतलब जो अच्छे सिटीज हैं, कॉस्मोपॉलिटन है, वहां पे हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत अच्छी अवेलेबल, पर वहीं आप थोड़ा सा आगे चले जाओ, थोड़े से देश की गहराई में चले जाओ, थोड़े से दूर दराज के एरियाज में चले जाओ, वहां पे ऐसी भी स्थिति है कि एक एक लाख लोगों पे शायद कोई एक छोटा सा हॉस्पिटल है जो जो शायद इतनी बेटर क्वालिटी भी नहीं दे पा रहा है। तो दैट बिकम्स अ वेरी बिग इशू। और अगर मैं पब्लिक हॉस्पिटल्स की भी बात करूं तो पब्लिक हॉस्पिटल्स की जो सर्विसेज क्वालिटी है या उनका जो मैनेजमेंट है, वो अप टू द मार्क नहीं है। पैसा उतना ही लग रहा है, पैसे में कोई कमी नहीं है, सरकार पैसे पे पैसा झोंक रही है, पर उससे जो रिजल्ट आना चाहिए, जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, वो नहीं है। और वही वजह है कि आज के समय पे अगर आदमी के पास पैसा है तो प्राइवेट हॉस्पिटल ही जाता है। पब्लिक हॉस्पिटल कोई भी पैसे वाला बंदा नहीं जा सकता जो अफोर्ड करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे पता है क्वालिटी इज द बिग कंसर्न, और हेल्थ केयर एक ऐसा फील्ड है जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है कि वो ओवरऑल पब्लिक हेल्थ के फील्ड को रेगुलेट करे, पब्लिक को भी रेगुलेट करे, प्राइवेट सेक्टर को भी रेगुलेट करे, बट एट द सेम टाइम ये सुनिश्चित करे कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन को वॉट एवर बी द बैकग्राउंड, वॉट एवर बी द सोशल कॉन्टेक्स्ट, उसको एक मिनिमल लेवल ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज तो मिले ना। क्योंकि अगर वो नहीं है तो फिर हमारे आर्टिकल 21 का ही वायलेशन हो जा रहा है, वेरी बेसिक राइट टू लिव विद डिग्निटी, उसी का वायलेशन हो जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा सीरियसली लेने की जरूरत है। चलो, इसके बारे में मेरे को यही डिस्कशन करना था। उम्मीद है कि ये डिस्कशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। बाकी फ्यूचर में और भी कुछ नई क्लासेस बनाने की कोशिश करूंगा, कोई बढ़िया टॉपिक चूज करके। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों, नमस्कार। अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर करिए।